ये देखिए, इस साल जो 2022 में इंटरमीडिएट का इंटर का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, इसका समीक्षा करेंगे, विश्लेषण। इसका आंसर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो देखिए, जो इसमें जो है 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है। टोटल जो है आपका 106 क्वेश्चन है, कुल प्रश्न 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का उत्तर देना है। देखिए, इसका आंसर देखते हैं बारी बारी से, एकदम सटीक आंसर, सही आंसर देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन बड़े ही अच्छे ढंग से सेट किया गया है, पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए जो है बहुत अच्छा साबित होगा। तो जो है देखिए, पहला है कि 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है। 100 प्रश्न में 50 को बनाना, लेकिन यहाँ पर हम सभी 100 प्रश्न का उत्तर देंगे। तो लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो पेशे से एक व्यापारी थे। लेखक बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारी थे। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना किसके द्वारा हो सकता है? जैसे हमारे अंदर जो भाव है वो हम प्रकट करें, कोई दूसरा कोई उसको ग्रहण कर ले, तो ऐसा किसके द्वारा हो सकता है? चुप रहने पर नहीं होगा। जब शब्दों के द्वारा बोलेंगे तो शब्दों के द्वारा हो सकता है। अगला देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी थी? 70 थी। उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या 70 थी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। फिर देखिए, जो है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण दिए, बिहार के थे, संपूर्ण क्रांति का नारा। उसके बाद अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। पूर्णता में वृद्धि होती है। रोज शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है? तो रोज कहानी है। देवली कैंप में किसे रखा गया था? तो भगत सिंह के जो भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को रखा गया था देवली कैंप में। डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया? भगत सिंह ने। डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद जो है भगत सिंह ने किया। आगे देखिए, तो जो है 10 नंबर क्वेश्चन जो है कि विद्या वारिधि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? तो विद्या वारिधि की उपाधि से जो है जगदीश चंद्र माथुर जी को जो है विद्या वारिधि की उपाधि दी गई थी। हिंदी में चौपाई, दोहा आदि की कड़वक शैली में निबद्ध प्रेमाख्यान काव्य किस भाषा में मिलते हैं? तो ये प्राय अवधी भाषा में मिलता है, अवधी भाषा में। देखिए, कहाँ सो रतन सेन यस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा। मतलब कि रतन सेन जैसा राजा, जो ये कड़वक में जो जायसी वाला है, मलिक मोहम्मद जायसी, ये कड़वक में है। दूषण उल्लास किसकी रचना है? भूषण की थी। दूषण उल्लास भूषण की रचना। उसके बाद कवि भूषण के प्रिय नायक कौन रहे हैं? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। कवि भूषण के प्रिय नायक रहे हैं छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। आगे देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और अगला है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि थे। और आगे देखिए, कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? सरधा। कामायनी महाकाव्य की नायिका सरधा है। बिखरे मोती कहानी संग्रह किन की रचना है? तो बिखरे मोती जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। बिखरे मोती कहानी संग्रह जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम जो था वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। आगे देखिए, तो है चुका भी नहीं हूँ मैं, कविता संग्रह किनकी है? चुका भी नहीं हूँ मैं, ये शमशेर बहादुर सिंह जी की है। चुका हूँ भी नहीं हूँ मैं, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। उसके बाद जो है देखना है कि कवियों के कवि किन्हें कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को। जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार कौन है? तो जन का गजानन मानव मुक्ति बोध। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, किस कवि? तो जन का चेहरा एक से जन का चेहरा एक। आगे देखिए, सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है?
सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। और आगे देखिए, तो कह रहा दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल हैं? तो रघुवीर सहाय। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में जो है रघुवीर सहाय शामिल है। आगे देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। तत्पुरुष कविता संग्रह किनकी रचना? तत्पुरुष कविता संग्रह जो है किनकी रचना है? तो यह अशोक वाजपेयी जी की रचना है, तत्पुरुष कविता संग्रह। हार जीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वालों की सूची कैसी है? खेत में रहने वाले की सूची जो अप्रकाशित है, खेत में रहने वालों की सूची वो प्रकाशित है। कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाए थे? कैदियों के लिए अनेक कार्य जो है ये कल्याणकारी कार्यक्रम शमशेर बहादुर सिंह चलाए थे। कैदियों के लिए अनेक कार्यकारी कार्यक्रम जो है शमशेर बहादुर सिंह चलाए थे। और आगे देखिए, तो है गंगा तट शीर्षक कविता संग्रह किनके द्वारा लिखा गया? गंगा तट जो है ज्ञानेंद्र पति जी का है कहानी कविता संग्रह। गंगा तट शीर्षक कविता संग्रह किनके द्वारा लिखा गया? तो ज्ञानेंद्र पति। लोकगीतों की जन्मभूमि में कौन भटकता है? तो एक शोक गीत। लोकगीतों की जन्मभूमि में कौन भटकता है? तो एक शोक गीत। ये आपका ज्ञानेंद्र पति जी का जो गांव का घर है उसी से है। आगे देखिए, ज्ञानेंद्र पति किस राज्य के रहने वाले थे? झारखंड के रहने वाले थे। ज्ञानेंद्र पति जो है वो झारखंड के रहने वाले थे। हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये अशोक वाजपेयी है। एक अनैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कभी सुनी, ये कड़बक का है, मालिक मोहम्मद जायसी जी का। और उसके बाद ये आपका जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो वाराणसी। 35 नंबर क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो वाराणसी। आगे देखिए, चातकी किसके लिए तरसती? चातकी कर्ण को तरसती, तो ये कर्ण को हो जाएगा, कर्ण को तरसती। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखी? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी। जूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो यह आत्मकथा है। मलय छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग, टीबी से ग्रसित थे। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में मकान का रंगीन स्केच किसे देना पड़ा था? जगत सिंह की भाभी को, जो मांगे थे तो दे दिए थे। ये जो है मलय जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन जगत सिंह की भाभी को। आगे देखिए, तो जो है अगला है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से क्या होता है? अलग होता है। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग होता है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ? तो 1 जनवरी 1952 को। अगला 30 शीर्षक कहानी में लेखक के साथ कौन था? तो थानू था। अगला द ओनली रिवॉल्यूशन लेखक किस लेखक की रचना? द ओनली रिवॉल्यूशन, तो जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा शिक्षक शीर्षक पाठ के अनुसार किस विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने से, किसी विषय में तेज हो जाने से भी अपेक्षा जीवन को समझना क्या है? कठिन है। जीवन को समझना क्या है? किसी शीर्षक पाठ में किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त करने अपेक्षा जीवन को समझना कठिन है। आगे देखिए, तो जो है शिक्षा शीर्षक पाठ में नूतन समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक? किसी भी कार्य को प्रेम से करना, किसी भी कार्य को प्रेम से करना। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में सरैया मन क्या? सरैया मन एक ताल है। धांगड़ जाति को चंपारण क्यों लाया गया था? नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए। उसके बाद है कि जब देश के भाग का निर्माण हो रहा तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। ये किस पाठ का है? भगत सिंह का है। एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र। उसके बाद जो है यह है आपका कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा रोटी कब बनेगी? महेश्वर ने पूछा मालती से कि रोटी कब बनेगी। अगला देखिए कि देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में, देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? अगेय जी को आमंत्रित किया गया विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में। प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं। निवृत्ति मार्ग जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करते। मलांदे क्या काम करता था? रस्सी का टुकड़ा जो प्रतिपूर्ति में है, रस्सी का टुकड़ा उसमें है, मलांदे का क्या काम करता था? तो घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था। आम आदमी की निरुपायता लाचारगी किसके लेखन में उभरती है? तो ये जो है आम आदमी की लाचारगी जो है और ये निरुपायता किसके लेखन में उभरती है? अंतोन चेकब जो कलर की मौत है उसके लेखक हैं। प्रतिपूर्ति में ही उससे दिया गया। पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का क्या नाम था? तो पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम फ्रेंकुआ था। फ्रेंकुआ, छोटी बच्ची का नाम जो था वो फ्रेंकुआ था। आगे है अनुस्वार और विसर्ग क्या है? तो ये अयोगवा होता है। अनुस्वार और विसर्ग,
अनुस्वार और विसर्ग जो है अयोगवा होता है, अयोगवा। और उसके बाद जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। भौ का उच्चारण स्थान तो पो फो बो भो मो, जो पवर्ग वाला होता है उसका उच्चारण ओठ से होता है, ओष्ठ से। और फिर संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, सरोवर का संधि विच्छेद सरह जोड़वर विसर्ग संधि है, सरह जोड़वर सरोवर। उसके बाद निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द के परांगन होता है पोरो संयुक्त आकर, गो टवर्गीय नो परांगन होता है। और बूढ़ा जो है वो द्रुघु का ढ्वा का बूढ़ा होता है। और जो है ये पर्याप्त जो है सिर्फ पो युआ का ऊपर रे पोतो संयुक्त होता है, ये जो ऐसे पोरो संयुक्त है ये नहीं होता है। और प्रावृत्त जो है सही है, देखिए प्रावृत्त सही है, अपनाया हुआ प्रावृत्त ये सही है, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद देखिए 62 में पूछ रहा है कि विजयदशमी शब्द कौन संज्ञा थी? यह स्पेशल नाम है पर्व का या तिथि का? तो विजयदशमी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी शब्द कौन लेंगे? नदी स्त्रीलिंग होता है। संरक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? संरक्षक्या होगा। संरक्षक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा संरक्षक्या, ठीक है। उसके बाद संरक्षक्या। उसके बाद कर्ता कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए इस तरह से होता है, तो कर्ता कारक का चिन्ह हो जाएगा ने। पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है? पिता ने पुत्र को पुकारा तो पुत्र को तो कर्म कारक, पुत्र को पुकारा तो कर्म कारक, ठीक है। 1 मिनट, पिता ने पुत्र को पुकारा, पिता ने पुत्र को पुकारा, तो इसमें जो है आपका ये को के लिए जो होता है वो संप्रदान कारक हो जाता है आपका, लेकिन संप्रदान कारक नहीं, यहाँ कर्म के लिए ही को होगा। तो पिता ने पुत्र को पुकारा तो कर्म कारक। उसको देखिए मैं आप ही चला जाऊँगा, आप निजवाचक सर्वनाम होता है, मैं आप ही चला जाऊँगा निजवाचक सर्वनाम होता है। उसके वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो वह सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण। उसके देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 3 भेद होते हैं, रूढ़ यौगिक योग रूढ़। गीता सो रही थी किस काल का उदाहरण? सो रही थी भूतकाल का उदाहरण है। अढ़ाई शब्द क्या? अढ़ाई शब्द जो है ये अढ़ाई शब्द आपका जो है वो हो जाता है तत्सम, ये तद्भव। अढ़ाई शब्द जो आपका है तद्भव हो जाता है, अढ़ाई तद्भव होता है, रूप इसका बदला हुआ अढ़ाई का तद्भव होता है। वह शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, पहले आता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, बाद में आता है तो प्रत्यय बोलते हैं। पहले आता है उसको उपसर्ग बोलते हैं और बाद में आता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। बाद में आता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। आगे देखिए, जो पहले आता है उपसर्ग, जो बाद में आता है प्रत्यय। अगला है कि अलग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अलग शब्द में ओ उपसर्ग है। शक्ति में कौन सा प्रत्यय है? तो कोतो संयुक्त हर्षी का, ये शक्ति में प्रत्यय है। पानी शब्द का विशेषण क्या है? तो पे, पानी शब्द का विशेषण पे है। समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, समास का अर्थ संक्षेप करना। प्रत्यक्ष शब्द कौन समास है? तो प्रत्यक्ष शब्द आँखों के सामने अव्ययीभाव समास है। इसका प्रथम पद प्रधान है प्रत्यक्ष, तो आँखों के सामने अव्ययीभाव समास है। उसके बाद देखिए तो निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य है आपका कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। आनंद शब्द का पर्यायवाची तो प्रमोद मने भी आनंद होता है। सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? सार्थक का विलोम हो जाएगा निरर्थक। और अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अवश्य होने वाला यानी अनिवार्य, अनिवार्य है, अवश्य होने वाला अनिवार्य। कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष हो जाना, कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष हो जाना। उसके बाद चो का उच्चारण स्थान, जितना भी चवर्ग है चो छो जो झो, इसका तालु होता है। चवर्ग का तालु होता है, टवर्ग का मूर्धा होता है और तवर्ग का दांत होता है। ये जो है आपका कवर्ग का कंठ होता है, पवर्ग का ओठ होता है। आगे देखिए तो ध्यान में मग्न साधक किस पदबंध का उदाहरण? देखिए ध्यान में मग्न साधक कौन मग्न है? साधक यानी साधु, तपस्या करने वाला साधक। तो साधक संज्ञा हो गया, तो संज्ञा पदबंध हो गया। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। देखिए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो उसने कहा एगो हो गया, मैं निर्दोष हूँ। की से ज्वाइंट हो रहा है तो संयुक्त वाक्य हो गया, संयुक्त हो रहा है तो संयुक्त वाक्य हो गया। उसके बाद वसुधैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? वसुधैव का वसुधा जोड़ एव हो जाएगा, वसुधा जोड़ एव। देखिए धा में आ ए में ए, तो आ जोड़ ए से आई बनता है, तो वही हो गया वसुधैव। तो जब वसुधा जोड़ एव से वसुधैव बनेगा। तेल शब्द कौन संज्ञा? तेल शब्द जो है द्रववाचक है। और अनुराग शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? अनुराग शब्द का विराग होगा।
और देखिए दो टुक बात कहना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट कह देना। प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्राथमिक हो जाएगा। हिमालय शब्द कौन समास है? हिमालय शब्द आपका तत्पुरुष समास है। हिमालय शब्द अंतिम पद प्रधान है, आलय, हिम का घर, तत्पुरुष समास है। दैव का मारा हुआ, देखिए इसमें दैव का मारा हुआ, कौन मारा हुआ? हुआ क्या है? सर्वनाम, तो ये हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। दैव का मारा हुआ तो सर्वनाम पदबंध। चादर से बाहर पैर पसारना, मुहावरा का अर्थ है आय से अधिक व्यय करना, जितना आमदनी होकर ज़्यादा खर्च करना। उसके बाद देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। आगे देखिए कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाया और मेरी भूख मिट गई। देखिए कितना वर्ड मिला हो, कितना सेंटेंस मिला हो। मुझे भूख लगी थी 1, इसलिए मैंने खाना खाया 2, और मेरी भूख मिट गई थी। इसे को मिले जुले को कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। इसको जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा ये। भक्त किस प्रकार का शब्द है? भक्त जो है तत्सम है। भक्त का तद्भव हो जाता है तद्भव भगत। तो भक्त जो है तत्सम शब्द, इसका तद्भव होता है भगत। कुआं शब्द क्या है? तो कुआं बड़ा है, पुल्लिंग है। कुआं बड़ी है नहीं होता है, कुआं बड़ा है तो पुल्लिंग शब्द है कुआं। उसके बाद देखिए निम्न में जो है कौन अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द जो देखिए उज्ज्वल सही लिखा हुआ है, जगबंधु भी सही लिखा हुआ, उपयुक्त भी सही लिखा हुआ, निरोग गलत लिखा हुआ है। निरोग नो दीर्घी का रो का गो निरोग होता है, नो हर्षी का रो का गो नहीं, नो दीर्घी का रो का गो निरोग होता है। आगे देखिए खो का उच्चारण, जितना भी को खो गो घो है कवर्ग वाला उसका कंठ होता है, कवर्ग वाले का कंठ होता है। और फिर देखिए कुछ खाकर ही बाहर निकलो, तो कुछ यहाँ पर जो है निश्चित नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ खाकर ही बाहर निकलो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सटीक दिया गया है। आप इसको मिला सकते हैं और क्वेश्चन इसी ढंग से आपको फाइनल परीक्षा में भी सेट किया जाएगा। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि तैयारी किस ढंग से करना चाहिए। पूरा डीप से तैयारी की ज़रूरत है तो आप जो है बना पाएंगे। आगे देखिए जो है निबंध पूछा है, 8 मार्क का एक निबंध पूछता है। तो ये 6 ऑप्शन में किसी एक पर लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण, ग्रामीण जीवन, शराबबंदी, बेरोजगारी, महामारी। देखिए करेंट से देता है, जो समसामयिक मुद्दा है, बेरोजगारी, महामारी, शराबबंदी, वृक्ष से रिलेटेड, स्वच्छ भारत अभियान। तो समसामयिक मुद्दा पर तैयारी कर लेना चाहिए बहुत अच्छे ढंग से। और ये सब उम्मीद है कि आपका फाइनल परीक्षा में भी यही सब का कुछ ना कुछ समसामयिक मुद्दा वाला आपका रहेगा। समसामयिक मुद्दा कर लीजिए, पर्व कर लीजिए, राष्ट्रीय पर्व कर लीजिए, महान पुरुष का कर लीजिए। ये सब अगर आप कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल निबंध मैच कर जाएगा। और इसका तैयारी कीजिए अच्छे से किसी भी साधन से। और ये 2 अवतरण की 100% व्याख्या करने आता है 4 मार्क का। ये आपका 2 रहता है गद्य भाग से, दिगंत भाग 2 का गद्य भाग से, 2 रहता है पद भाग से। देखिए मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं हो, शांति में किंतु उदय में। ये रोज कहानी से दिया गया है, जो मालती वाला रोज कहानी है उससे इसका व्याख्या करना है। दूसरा मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं ताकि आप अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सकें। यह आपका जो शिक्षा संभाषण है जे कृष्णमूर्ति वाला, उससे है कि जो मेधा वह शक्ति जो हमको भय और सिद्धांत की अनुपस्थिति में जो है, यानी भय हमारे अंदर नहीं रहने दे सिद्धांत, और हम स्वतंत्र रूप से सोच सकें और सत्य वास्तविकता की खोज कर सकें, मेधा वही शक्ति है। तो ये आपका जो है शिक्षा संभाषण का है और उसके आधार पर आपको इसका व्याख्या करना है, 4 मार्क का है। और उसके तीसरा धनी सो पुरुख कीर्ति जासु, अब फूल मरे पे मरे न बासु। तो ये आपका जो है ये आपका है कड़बक वाला है, कड़बक से दिया गया है ये वाला। और फिर ये जो मलिक मोहम्मद जैसी जी का है, आपुन खात नंद मुख नाबत सो छवि कहत न बनिए, सूरदास का पद है। जो सूरदास का पद श्री कृष्ण वाला जो है, इससे व्याख्या करना। 4 में कोनो 2 गो करना होता है, तो 2 गो अपनी सुविधा अनुसार 2 गो करना होता है। 2 गो गद्य भाग से देता है, 2 गो पद भाग से देता है, और करना होता है 2 गो, 4 मार्क का 2 गो। ये देखिए उसके बाद जो है आपका एगो पत्र और आवेदन पत्र रहता है। तो 5 मार्क का देखिए क्या, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें 2 दिनों के अवकाश के लिए अनुरोध हो, आग्रह हो कि हमको 2 दिन का छुट्टी दिया है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना, विषय 2 दिन का अवकाश। उसके बाद लिखना पूरा। ये सब तो आप लोग मैट्रिक 8-9 से ही सीखते आ रहे हैं तो ये आराम से कर लेंगे। और फिर या तो अथवा में अपने मित्र को एक पत्र लिखें जिसमें यह बताएं कि आपने इस वर्ष गर्मी की छुट्टी कैसे बिताई। उसमें मित्र को लिखना है कि प्रिय मित्र,
सादर प्रणाम या नमस्कार। उसके बाद जो लिखना कि इस वर्ष का गर्मी की छुट्टी में कैसे बिताए, घर पर रहे, कहीं घूमने गए या और क्या किए, ये सब इसमें चर्चा करना है। तो विषय आपको अलग अलग कुछ भी दे सकता है, उस विषय पर तुरंत सोच करके वहाँ लिखना होता है। तो फाइनल परीक्षा में भी आपको इसी ढंग का देखने को मिलेगा, लेकिन विषय अलग हो सकता है। तो आप हर एक मित्र के पास, पिता के पास जो है, या आपका बहन के पास, बड़े बहन के पास, भाई के पास, माता के पास, ये प्रधानाचार्य के पास, इस तरह का पत्र रहेगा, उसका करना है तैयारी। तो ये 5 मार्क का एक होता है, कोनो एक बनाना है। आगे जो है 5 प्रश्न का उत्तर देना, आपको 10 प्रश्न में 5 प्रश्न का उत्तर देना, 2-2 मार्क का, 30 से 40 वर्ड में देना होता है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? जहाँ डर है वहाँ आप तेज नहीं हो सकते, ये शिक्षा से दिया गया है। अगर आप उसको पढ़ें तो जरूर आंसर अच्छे से दे पाएंगे। लेखक उदय प्रकाश को तिरछ का सपना नहीं आता, क्यों? ये तिरछ कहानी से दिया गया, ये भी अगर पढ़ें तो आप आराम से इसको लिख पाएंगे। आगे क्या है, चित्रकारी की किताब में लेखक मलियज ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा था? ये आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन जो डायरी है मलियज वाला, उससे दिया गया है। गैंग्रीन क्या या कैसे हो जाती है, ये आप लोग जो है रोज कहानी में पढ़े हैं कि कांटा गड़ने से या किसी तरह घाव जाने से पैर को जो काटना पड़ता है तो उसी को गैंग्रीन कहते हैं। तो ये भी आप पढ़ें रोज में। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, तो ये भी आप लोग पढ़े कि दिनकर जी, ये संभाषण में, ये जो आपका भाषण था जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति, उसमें दिनकर जी के निधन की चर्चा होती है, जो हॉस्पिटल में हो जाती है ये हृदय हार्ट अटैक आने से। आगे देखिए अगला, कविता में तुक का क्या महत्व, छप्पई के संदर्भ में लिखे। तो छप्पई में जो तुक का ध्यान रखा जाता है, तो वही तुक वाला छप्पई जो है आपका रचना किताब में, उसके आधार पर बताना है। तुलसी के हृदय में किसका डर है, ये भी आप लोग तुलसीदास वाला जो पढ़े हैं, तुलसी हृदय में किसका डर है, राम सीता के बारे में जो है वो आपका है। उसके बाद कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, ये आपका सूरदास वाला पद वाला है, खाते समय क्या क्या करते हैं, अचमन, ये वो जो भी है आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से दे पाएंगे। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय विवश क्यों कहती है, कि उनका पुत्र खो गया है, पुत्र के बारे में लिखा गया, पुत्र व्यवस्था लिखा गया है। तो जो है पुत्र वियोग है ये कविता, पुत्र वियोग वाला क्वेश्चन है। बेटियां कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, तो नन्हे बेटे को जो विनोद कुमार शुक्ल का है उससे दिया गया। तो आप 10 में आराम से 5 बना पाएंगे, और इसी ढंग का उस फाइनल परीक्षा में भी आएगा। तैयारी करिए तो पूरा जो है 100 में 95 लाना, 90 लाना, 95 प्लस लाना आसान है अगर मेहनत किया जाए तब। आगे देखिए कि किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर दें, 5 मार्क वाला जो है, 5 मार्क वाला किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर दें। उसमें 3, ये 6 गो में 3 गो बताना। बातचीत शीर्षक निबंध की क्या विशेषता है, बातचीत वाला पूरा पढ़े हैं तो लिख पाएंगे आप पूरा डिटेल से, 100 शब्द में लगभग। उसने कहा था शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, शुद्ध प्रेम, उस पर चर्चा करना है। चौर और मन किसे कहते हैं, वो सदा नीरा में है जो चौर और मन, जो ये नदी के बहने से जो उथल गहरा और ऊंचा जो हो जाता है उसको चौर और मन कहते, कैसे बनते हैं, उनमें क्या अंतर है, ये पढ़े हैं पूरा। जगदीश चंद्र माथुर जो लिखे हैं वो सदा नीरा, उसके आधार पर आप इसका उत्तर देंगे। पुत्र वियोग शीर्षक कविता का भावार्थ संक्षिप्त में लिखें। पुत्र वियोग में क्या 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 एक माँ पर बीतता है, पुत्र के खो जाने से या पुत्र के दूर हो जाने से, वो आप पढ़ें तो इसका आप पूरा अच्छा से लिख सकते हैं। उषा शीर्षक कविता में आरंभ से लेकर अंत तक भीम योजना में गति का चित्रण कैसे हो सका, उषा वाला कविता दिया गया। जन जन का चेहरा एक मुक्तिबोध वाला जो कविता, उसका भावार्थ लिखने का रहा। तो आप 6 गो में कोनो 3 गो इसमें बनाना होता है। आगे देखिए 2 गो अवतरण है देल, उसमें 1 गो बनाना है। किसी एक अवतरण का संक्षेपण कीजिए, संक्षेपण करना है किसी एक का। 2 गो दिया हुआ है, एक ये है और एक अवतरण आपका जो है इधर है, एक अवतरण आपका ये है। तो दोनों पढ़ करके किसी एक का देना है। संक्षेपण किस ढंग से करते हैं, पहले पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद इसका एक शीर्षक खोजते हैं और इसके पूरे अर्थ को जो है हम इसका 1/3, अगर 90 वर्ड है तो 30 वर्ड में लाने का कोशिश किया जाता है, कि 30 शब्द में जो है हम इसके पूरे अर्थ को, इसके निचोड़ को हम उसमें दे दें। 30 शब्द में पूरे 90 शब्द को जो है 30 शब्द में दे दें, और एक शीर्षक सोच लें, नीचे लिख देंगे तो कुल संक्षेपण में कुल शब्दों की संख्या, अवतरण में कुल शब्दों की संख्या 90 और संक्षेपित शब्दों की संख्या 30। तो इसमें जो चर्चा हो रही है कि हमारे देश में जो हाल तक गुलाम बना रहा, यानी अभी तक नहीं, अभी कुछ समय पहले 75 साल पहले हमको आज़ादी मिली है, तो हाल तक गुलाम रहा है, यानी बहुत समय तक गुलाम रहा है। नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य समझना जरा कठिन है। नागरिक को स्वतंत्रता का मूल्य समझना जरा कठिन है कि नागरिक स्वतंत्रता का क्या होता है। जैसे हमको सब कुछ मिले लेकिन स्वतंत्र हम नहीं रहे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्वतंत्रता किसको नहीं अच्छी लगती, आज़ादी, लेकिन लोग अभी भी इसका मूल्य नहीं समझते। नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य समझना जरा कठिन है। कैसे, अभी हमारे देश की जनता का ध्यान रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार की ओर गया है। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार की ओर गया। पराया लोग यह कहते सुनाई देते हैं
कि हमें इससे मतलब नहीं है कि इस देश में किसका शासन है, जनतंत्र या तानाशाही, कि चाहे लोकतंत्र है या तानाशाही है, राजशाही है, उससे मतलब नहीं। हमें तो रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, दवा चाहिए। समझ रहे बात को? लोग को इतना से मतलब होता है। स्वतंत्रता का मतलब समझते नहीं कि जनतंत्र में क्या स्वतंत्रता मिलती है, तानाशाही में क्या होता है। खाने तो सब कुछ में मिलता है, रोटी का, रोजगार, दवा, लेकिन एक नागरिक स्वतंत्रता का एक अलग वैल्यू होता है। इन आवश्यकताओं को कोई भी पूरा करे। जनता की ऐसी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है कि कोई भी आवश्यकता पूरी कर दे, चाहे जनतंत्र या तानाशाही, उससे मतलब है। जनता की सूझबूझ ऐसी रही तो फिर स्वतंत्रता, जो कि हमको असीम बलिदान देकर प्राप्त की गई, पूरा एक सीमा से बढ़ के जो पूरा जो है लोग बलिदान दिए, अपना खून दिए, अपना शरीर त्याग दिए, शहीद हो गए, फिर उसका मिट जाएगी। उनका जो है फिर स्वतंत्रता जो असीम बलिदान देकर प्राप्त की गई है वो मिट जाएगी। स्वतंत्रता हमारी मिट जाएगी, इसलिए हम स्वतंत्रता को समझें, नागरिक स्वतंत्रता को समझें। और ये नहीं कि सिर्फ हमको रोटी, रोजगार, दवा मिल रहा है और सरकार किसी भी रहे, हम स्वतंत्र रहें, परतंत्र रहें, स्वतंत्र भी रहना जरूरी है। इसलिए नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य इसमें बताया गया है। इसका शीर्षक आप स्वतंत्रता का महत्व दे सकते हैं ये, या और कुछ बेहतर ढंग से सोच सकते हैं, उसके बाद इसको छोटा करना। आगे देखिए जो है अगला जो है वो है आपका, इस दोनों में से किसी एक को बनाना, या तो इसको बनाइए आप या तो इसको बनाइए। ये है द्विवेदी जी ने भाषा की दृष्टि से क्रांतिकारी कार्य किया। भाषा की दृष्टि से कैसे? उन्होंने अपने काल में नए तथा पुराने लेखकों का ध्यान भाषा की शुद्धता की ओर आकर्षित किया, कि भाषा शुद्ध लिखा जाए। जो नए और पुराने लेखक दोनों को, उन्होंने ऐसे लेखकों की रचनाओं का आलोचना करना आरंभ किया जो अपनी रचनाओं में व्याकरण की साधारण भूलों की ओर भी ध्यान नहीं देते थे। जो रचनाकार अपना रचना में व्याकरण जैसा भूल कर देते थे, व्याकरण का साधारण भूल, और ध्यान नहीं देते थे, उनका आलोचना करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, नया और पुराना लेखक दोनों समझ गए कि नहीं, शुद्ध शुद्ध लिखना जरूरी है। इसका परिणाम यह हो कि अनेक लेखक भाषा की शुद्धता का महत्व समझने लगे कि नहीं, भाषा की शुद्धता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये द्विवेदी जी ने किया और भाषा का शुद्ध रूप अपनी रचनाओं में देने लगे। द्विवेदी जी का संस्कार करने का यह कार्य पुराने लेखक तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि नए लेखकों की भाषा को शुद्ध करने का कार्य एक साहित्यकार के रूप में ना कर एक कुशल संपादक के रूप में किया। कि जो है मेन रूप से इसमें बताया जा रहा है कि द्विवेदी जी जो है वो भाषा की शुद्धता पर ध्यान दिए। और बहुत सारे जो रचनाकार जो भाषा की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते थे, व्याकरण का, साधारण व्याकरण का भूल करते थे, उनका आलोचना किया। उससे नए पुराने सारे रचनाकार, सारे लेखक सुधर गए और ध्यान दे करके लिखने लगे कि नहीं, भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। तो इसका आप जो है जितना वर्ड होता है उसको गिन करके उसका 1/3 करना है, 1/3 में लिखना है, एक शीर्षक देना है। इसमें आप जो हम दे सकते हैं कि रचना में भाषा की शुद्धता का महत्व, या भाषा की शुद्धता दे सकते हैं इसका शीर्षक। और इस तरह से करना है, या तो इसको बनाना है या तो इसको बनाना है। तो इस तरीके से ओवरऑल अभी भी अगर आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो फिर बेहतर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इतना ही, धन्यवाद।